Hello bachcho and welcome back to my channel that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 8 geography chapter number 2, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. And we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And believe me, after this video and after giving a quality time in learning these notes, you will be able to answer any of the question that will come in your exam easily. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? लैंड. लैंड के बारे में क्या बता रखा है? लैंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. अपार्ट फ्रॉम दिस इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. इसके अलावा जो हमारा लैंड है ये हमारी टोटल अर्थ का जितना एरिया होता है उसका 30% एरिया कवर करता है. ठीक है, अब 30% ये कवर करता है, लैंड कवर करता है, तो बाकी का 70% कौन कवर करता है? वाटर. अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिख रखा है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. कि मतलब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, कि किसी जगह पे जो है ज़्यादा लोग रहते हैं तो किसी एरिया में जो है कम लोग रहते हैं. ऐसा क्यों है? ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. ठीक है, लैंड के अंदर बहुत सी खूबियाँ या फिर बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में रखे जाते हैं वहाँ पे सेटल होने के लिए, उस एरिया में सेटल होने के लिए. किस तरीके के फैक्टर्स वो होते हैं? जैसे सॉइल हो गया, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं. उसके अलावा लोकेलिटी भी देखी जाती है. एंड इसके अलावा क्लाइमेटिक जो फैक्टर होता है ये भी ध्यान में रखा जाता है. क्लाइमेट भी वहाँ का देखा जाता है वहाँ पर सेटल होने से पहले. यही बात जो है इस पॉइंट में बताई गई है. अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पर्सली पॉपुलेटेड और यूनिहैबिटेड एरियाज. ये कौन से एरियाज होते हैं? इन्हें कहते हैं हम कम आबादी वाले एरियाज. मतलब जहाँ पे कम पॉपुलेशन होती हैं उन्हें कहते हैं स्पर्सली पॉपुलेटेड या फिर यूनिहैबिटेड एरियाज. कहाँ पर जो है कम पॉपुलेशन होती है? स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन वाले एरियाज़ में. इसके अलावा वाटर लॉगिंग जहाँ पे प्रॉब्लम होती है. उसके अलावा डेजर्ट एरियाज़ में या फिर फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में जो है पॉपुलेशन कम होती है, ह्यूमन सेटलमेंट कम होती है. अब आगे देखो, एक नोट दिया हुआ है. नोट में क्या लिख रखा है? 30% ऑफ द अर्थ सरफेस. हमारे अर्थ का 30%. किसकी बात कर रहे हैं हम? लैंड की. ठीक है, जो हमारा टोटल लैंड अवेलेबल है अगर उसको हम डिवाइड कर दें 3:7 में, जो कि है 30% और 70% में अगर उसको बांट दें, जो 30% होगा इसमें रहती है हमारे पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन. ठीक है, और जो ये 70% है यहाँ पे रहती है बची हुई 10% पॉपुलेशन, जिसे कौन सा एरिया है? ये स्पर्सली पॉपुलेटेड और यूनिहैबिटेड एरिया. ठीक है, कौन से एरियाज इसमें आते हैं वो मैं ऊपर वाले पॉइंट में क्लियर कर चुकी हूँ. अब इस नोट को हम देखेंगे किसके थ्रू? एक डायग्राम के थ्रू या फिर एक पाई चार्ट के थ्रू. हमारा जो अर्थ है उसका जो 30% है वो है लैंड और 70% जो एरिया है वो है हमारा वाटर. इसी कारण से जो हमारा अर्थ है उसे कहा जाता है एक ब्लू प्लेनेट, क्योंकि अगर उसे ऊपर से स्पेस से देखा जाए तो वो ब्लू कलर का अपीयर होता है, क्योंकि ज़्यादा जो परसेंटेज है वो कवर की गई है वाटर के द्वारा. ठीक है, जो ये 30% एरिया है ये है हमारा लैंड. कौन से 30% की बात हो रही है? ये जो एरिया है ना, ये पूरा 30% है. ठीक है, कौन से वाला? रेड वाला और ब्लू वाला. ठीक है, ये जो लैंड है इसको डिवाइड कर दिया आगे 30% और 70% में. मतलब जो हमारा टोटल लैंड था, ये जो पार्ट था टोटल, इसको और भी डिवाइड कर दिया 3:7 में, 30% और 70%. जो ये रेड वाला पार्ट है इसमें रहते हैं हमारे वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 90% पॉपुलेशन. ठीक है, इस रेड वाले पार्ट में हमारे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है. जो ये 70% पार्ट है ये है हमारा यूनिहैबिटेड और जिसे हम कहते हैं स्पर्सली पॉपुलेटेड. ठीक है, यहाँ पे क्या है? कम परसेंटेज ऑफ पीपल रहते हैं. कितने परसेंट लोग रहते हैं यहाँ पर? 10% लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं हमारी पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स एंड रिवर वैलीज. प्लेन्स और रिवर वैलीज वाला एरिया जहाँ पर रिवर्स होती हैं और प्लेन वाला जो एरिया होता है, ये जो एरिया है वो सुटेबल होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, दिस एरिया इज सुटेबल फॉर दी एग्रीकल्चर एक्टिविटी. अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं रहना पसंद करते हैं या फिर रहते हैं. ठीक, पॉपुलेशन इस एरिया में ज़्यादा होती है. अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड यूज़. लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है या फिर किस तरीके से उसको यूज़ किया गया है. एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लैंड को यूज़ किया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं हमारे लैंड का. इसके अलावा माइनिंग जो है की जा सकती है. बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है लैंड को. एंड सेटिंग अप दी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री जो है सेटअप करने के लिए लैंड को यूज़ किया जा सकता है.
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग द यूज़ ऑफ लैंड। कौन से फैक्टर्स जो हैं ध्यान में रखे जाते हैं लैंड को यूज़ करने से पहले, ठीक है। फर्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर जो है उस लैंड का, ठीक है। उसके साइज़ क्या है, जो शेप क्या है उसकी, इसके हिसाब से देखा जाता है कि उस लैंड को किसके यूज़ में, किस काम के यूज़ में लाया जाए। नेक्स्ट है हमारा सॉइल, ठीक है। सॉइल कौन से टाइप की है ये देखी जाती है। उसके अलावा क्लाइमेट कैसा है उस एरिया का, मिनरल्स कौन से अवेलेबल हैं आसपास, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, फिजिकल फैक्टर्स देखे जाते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स देखे जाते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी जो कि अवेलेबल है उस एरिया में वो भी ध्यान में रखी जाती है उस लैंड को यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हमारे लैंड को किस तरीके से क्लासीफाई या फिर किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे कि किसने उसे खरीदा हुआ है, ठीक है। वो लैंड जो है किसने खरीदा हुआ है, इसके हिसाब से हमारे लैंड को क्लासीफाई किया गया है 2 डिफरेंट नेम्स के थ्रू, 2 डिफरेंट पार्ट्स में, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड कौन सा होता है, वो लैंड जो कि इंडिविजुअल्स ने मतलब लोकल पीपल ने अपने काम के लिए खरीदा हो उसे कहते हैं हम प्राइवेट लैंड, ठीक है। अब होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड कौन सा होता है, ये वो लैंड होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक कम्युनिटी खरीद लेती है कॉमन यूज़ के लिए, ठीक है, जिसका मतलब जिसे वो यूज़ करते हैं सारे मिल करके, ठीक है। द लैंड विच इज़ ओन्ड बाय अ कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़ लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स एंड हर्ब्स, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी लैंड, ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। इसके अलावा इसे कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। जो हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करी, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री सेटअप करी लैंड पे, इसके वजह से जो है क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं हमारी सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट पे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मेजर थ्रेट टू द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। क्योंकि जो हमने एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एक्सपेंड कर दी या फिर ज़्यादा कर दी, इस कारण से कौन से जो है खतरे मंडरा रहे हैं हमारे सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट पे। फर्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। जब हमारी सॉइल जो है उसकी नेचुरल फर्टिलिटी या फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी खो दे तो उसे कहते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन। सेकंड है हमारा लैंडस्लाइड्स। थर्ड है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसका डिप्लीट होना उसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन। फोर्थ जो है मेजर थ्रेट हमारी एनवायरनमेंट को या फिर हमारे सराउंडिंग को वो है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है बंजरपन, ठीक है। जब हमारे लैंड पे बिल्कुल भी क्रॉप प्रोडक्शन ना हो पाए तो उसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, मतलब बंजरपन। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सम ऑफ द कॉमन मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज आर। कुछ ऐसे मेजर्स जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज को बचाने के लिए, वो हैं फर्स्ट एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाने चाहिए। सेकंड है लैंड रिक्लेमेशन, इसका मतलब होता है लैंड इंप्रूवमेंट। थर्ड है चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए। इसके अलावा रेगुलेट द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स हैं इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल। सॉइल क्या होती है, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो है एक पतली सी लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंसेस की, मतलब ग्रेनी का मतलब जो दानेदार सब्सटेंस होते हैं उसकी एक पतली सी लेयर हमारे अर्थ सरफेस पे, वो होती है सॉइल। अब आगे देखो इसके बारे में क्या दे रखा है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन दी अर्थ, ठीक है। ये बनी हुई होती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से, जो कि हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये कैसे होता है, वेदरिंग प्रोसेस से। अब वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एट अर्थ सरफेस बाय द एक्शन ऑफ रेनफॉल, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो है रॉक्स जो है टूट जाती हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है। किस कारण से, रेनफॉल के कारण, ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण या फिर कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है लैंड फॉर्म्स डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ सॉइल। जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वो हेल्प करती हैं डिटरमाइन करने में, पहचानने में सॉइल का टाइप। आगे दे रखा है ह्यूमस मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल अलॉन्ग विद द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स। ह्यूमस जो होता है वो हमारे सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बना देता है, फर्टाइल नेचर का बना देता है, और क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमस होता क्या है, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स। ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है हमारे सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होता है। कैसे बनता है ये, हमारे प्लांट और एनिमल रिमेन्स की मदद से,
अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो होती है वो हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए, पहचानने के लिए कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट जो कि है उस सॉइल का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ क्या हेल्प करता है, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। एल्टीट्यूड और स्लोप को, इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को पहचानने में हेल्प करता है हमारा रिलीफ। अब थर्ड पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर आता है टेम्परेचर, रेनफॉल जो कि इन्फ्लुएंस करता है। रेनफॉल क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है वेदरिंग और ह्यूमस को। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारे सॉइल की फॉर्मेशन को। इसके अलावा टाइम भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए थिकनेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। टाइम वो फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है थिकनेस ऑफ द सॉइल को। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। जितने ज़्यादा फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है अच्छे रेट से जो है ह्यूमस फॉर्म होंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है मैं इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। इट इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जब हमारी जो सॉइल है उसके अंदर जो नेचुरल फर्टिलिटी है या प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाए, उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। कौन से मेन कारण या फिर मेजर थ्रेट्स हैं इसके, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिप्लीशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। जब सॉइल की जो है सबसे ऊपर वाली लेयर जो है डिप्लीट होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं हम सॉइल इरोजन। अब आगे पढ़ते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर लीडिंग टू द सॉइल डिग्रेडेशन। कौन से वो कारण होते हैं जिसके कारण से डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होती है। तो फर्स्ट है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल। जब ज़्यादा अमाउंट पे जो है पेड़ों को काटना शुरू कर दिया जाए या फिर पेड़ों की कटाई की जाए, इसके कारण से क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। दूसरा कारण है ओवरग्रेजिंग। थर्ड है हमारा ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का ओवर यूज जो है क्या लीड करता है या फिर क्या उसके कारण होता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स जो है ये भी वो कारण हैं जिसके कारण से डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होता है। कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करके हम डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को रोक सकते हैं या फिर सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा मुल्चिंग। मुल्चिंग में जो मुल्च वर्ड है इसका मतलब होता है इट इज़ अ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू कवर द बेयर ग्राउंड बिटवीन दी प्लांट्स। मुल्च वो लेयर है मटेरियल्स की। कौन से मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, ये मटेरियल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं, जो कि अप्लाई की जाती है कहाँ पर, जो खाली ग्राउंड होता है प्लांट्स के बीच में, मतलब जो खाली एरिया बचा हुआ होता है प्लांट्स के बीच में, उस एरिया को कवर करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनिक मैटर का, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है सूखी घास जो है, इसे यूज़ किया जाता है मुल्च के तौर पे मुल्चिंग प्रोसेस में या फिर मुल्चिंग मेथड में। अब देखो यूजेस क्या होते हैं मुल्चिंग के। इट हेल्प्स टू कंजर्व द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को कंजर्व करने में, मॉइस्चर को बचाने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा रिड्यूस द वीड ग्रोथ, मतलब मुल्चिंग जो मेथड होता है इसकी मदद से जो है वीड की ग्रोथ को रोका जा सकता है या फिर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब वीड्स क्या होते हैं, वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट जो कि हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं हार्मफुल क्यों होते हैं या फिर अनडिजायरेबल क्यों होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी क्रॉप का, वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको ख़त्म करना इंपॉर्टेंट होता है। मुल्चिंग जो प्रोसेस होती है ये हेल्प करती है रिड्यूस करने के लिए वीड्स की ग्रोथ को। इसके अलावा इट हेल्प्स टू एनहेंस द विजुअल अपील ऑफ द एरिया। मुल्चिंग जो प्रोसेस होती है, मुल्चिंग जो मेथड होता है, ये हेल्प करता है उस एरिया को काफ़ी हद तक और अच्छा दिखने में बनाने के लिए या फिर इन्हेंस करने में उसकी अपीयरेंस को। अब देखो नेक्स्ट मेथड है हमारा कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स कौन सा मेथड होता है, इसमें जो कॉन्टोर वर्ड है इसका मतलब होता है आउटर एज ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो तना होता है, मतलब जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसे कहते हैं उसका कॉन्टोर, ठीक है। अब कॉन्टोर फार्मिंग क्या होती है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग और अदर फार्मिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन और नियर द कॉन्टोर ऑफ अ फील्ड स्लोप, ठीक है। जब प्लांटिंग या फिर कोई अदर फार्मिंग एक्टिविटी करी जाए, कहाँ पे, कॉन्टोर। कॉन्टोर मतलब किसी भी फील्ड के, किसी भी खेत के एजेस पे, तो उसे कहते हैं कॉन्टोर फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसके बारे में बता रखा है कॉन्टोर बैरियर्स। अब कॉन्टोर बैरियर्स क्या होते हैं, स्टोन, ग्रास या फिर सॉइल जो कि यूज़ किए जाएं बैरियर मतलब रुकावट क्रिएट करने के लिए इन
कंटोर्स के साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड मतलब साथ साथ में। जहाँ पर ये प्लांट उगाए गए हैं, जहाँ पर ये फार्मिंग ऑपरेशन किए गए हैं या एक्टिविटी की गई हैं, उन प्लांट्स के थोड़े पास क्या करा जाए, बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं। कौन से बैरियर्स? स्टोन्स की मदद से, ग्रास की मदद से या फिर सॉइल की मदद से। इसकी एक फोटोग्राफ भी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। ट्रीचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। इसके अलावा थोड़े गड्ढे से बना दिए जाते हैं इन बैरियर्स के साथ में, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो मेथड होता है कॉन्टोर बैरियर्स का, ये हेल्प करता है रोकने के लिए सॉइल इरोजन को। मतलब सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको डिप्लीट होने से ये मेथड बचाता है। अब देखो थर्ड मेथड है हमारा रॉक डैम्स, ठीक है। रॉक डैम्स क्या होती हैं? इस मेथड के अंदर जो है रॉक्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है, इस तरीके से जचा दिया जाता है कि जिसके कारण जो है पानी के बहाव को नियंत्रण में किया जा सके या फिर पानी के जो फ्लो को स्लो डाउन किया जा सके। ये मेथड प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को या फिर सॉइल लॉस को। दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट द फर्दर सॉइल लॉस। अब देखो फोर्थ मेथड है हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड, मतलब बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ सी जिनकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है ज़्यादा होती हैं, ऐसी सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं? कौन से एरियाज़ में जो है टेरेस फार्मिंग होती है? ऑन दी स्टीप स्लोप्स, मतलब ढलान वाले एरियाज जो होते हैं या फिर थोड़े पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर। फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जो फ्लैट सर्फेसेस होते हैं यहाँ इनको यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन, ये जो मेथड है ये हेल्प करता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इट इज़ ग्रोइंग अप ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज इन द सेम फील्ड एट द सेम प्लेस, ठीक है। मतलब जब हम एक ही खेत में 2-3 तरीके की जो है फसल या फिर आइटमों को उगाएं तो उसे कहते हैं हम इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। सेम फील्ड मतलब एक ही खेत में उगाना है और एक ही जगह पे या फिर एक ही टाइम पे, ठीक है, इसे कहते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड ईच सेशन और ईच ईयर। मतलब फर्स्ट टाइम तो हमने उगा ली राइस, सेकेंड टाइम जो हम फसल उगाएंगे वो होगी वीट की, ठीक है। तो मतलब कि एक टाइम पे जो हमने फसल उगाई है, नेक्स्ट बार अगर हम फसल उगाएंगे तो फिर दूसरी क्रॉप या फिर दूसरे आइटम की उगाएंगे। थर्ड पॉइंट देखो इसके बारे में क्या दे रखा है, इट इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। ये हेल्प करता है सॉइल के स्ट्रक्चर और उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखने में और इंक्रीज करने में। इट ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द वीड्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। इसके अलावा ये वीड्स को कंट्रोल करने में, पेस्ट को और डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब देखो नेक्स्ट मेथड है हमारा शेल्टर बेल्ट्स। ये मेथड जो है कहाँ अडॉप्ट किया जाता है, कहाँ अपनाया जाता है? कोस्टल और ड्राई रीजन्स में। द रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, मतलब जो हमने फसल उगा रखी है, जो हमने क्रॉप उगा रखी है, उसकी थोड़ी दूरी पे और उनके साथ साथ में बड़े बड़े ट्रीज भी उगाए जाते हैं। क्यों? टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर, ठीक है। ऐसा किया जाता है, जो विंड की मूवमेंट होती है उसे चेक करने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। इस मेथड की वजह से क्या है, जो सॉइल इरोजन होता है उससे काफ़ी हद तक जो है बचने की कोशिश की जाती है। सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसे डिप्लीट होने से जो है बचाने की कोशिश की जाती है। दैट्स इट। इसी पॉइंट के साथ चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।